नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है निवेश की तो अभी से कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए भी आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे, वही योर मनी आपको बताता है, गाइड करता है। ऑलरेडी अगर आपने कोई प्लानिंग की हुई है, उस पर एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैसे, तरीका नोट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। हैशटैग आस्क आवाज योर मनी, ये हैशटैग आपको लगाना है। फेसबुक, ट्विटर पर जाकर सीबीसी आवाज के हैंडल पर ये शो देख भी सकते हैं लाइव, अपने क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com, व्हाट्सएप नंबर है 7044522000। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमरी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग की। आमतौर पर हर रोज हम काफी सारे व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। एक चीज, एक मिस्टेक कह सकते हैं जो बहुत कॉमन है होती है हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से, होती है ओवरलैपिंग। काफ़ी बार कैटेगरीज की, काफ़ी बार फंड हाउसेस की। तो जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग होती क्या है, इसके मायने क्या हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, बताइए पंकज जी। नमस्कार दीपाली जी। देखिए हम जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो एक मेन पर्पस है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अदरवाइज आप चाहे इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, आप अलग-अलग भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया है और दोनों के पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम, तो इसका मतलब वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, आपने 2 स्कीम में निवेश किया और आपने सोचा कि 2 अलग-अलग तरह की स्कीम है और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक का अगर ओवरलैपिंग है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही स्कीम्स में काफ़ी स्टॉक्स या काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो एक जैसी हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 स्कीम एक ही कैटेगरी के बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि यदि हम 2 लार्ज कैप फंड्स की बात करें, तो क्योंकि लार्ज कैप का मतलब ये है कि अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, एक लार्ज कैप फंड के, वो टॉप 100 कंपनीज में से ही कुछ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, तो दोनों के पोर्टफोलियो में काफ़ी हद तक स्टॉक सेम होंगे, लेकिन वो कितनी हद तक हैं? मतलब होंगे तो सही। तो यदि थोड़ा बहुत परसेंटेज है, तो ठीक है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि 2 फंड्स हैं आपके पास और उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो फिर इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पज़ है, वो सर्व नहीं हो रहा है। और ऐसे में या तो दोनों फंड एक जैसा परफ़ॉर्म करेंगे, या दोनों ही मतलब अच्छा करेंगे, दोनों खराब करेंगे। अब चलिए, हमने अगर बात की 2 लार्ज कैप फंड, वैसे भी कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो में एक कैटेगरी के बहुत ज़्यादा फंड्स मत रखिए। पर आपने एक लार्ज कैप फंड रखा और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखा और देखा कि दोनों के पोर्टफोलियो में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं, एक तो एक कैटेगरी में एक ही फंड चुनें। और यदि आप 2 कैटेगरी, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड है और एक लार्ज कैप फंड है, हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड भी मोस्टली अगर देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपको देखना ये होगा कि किस तरह के स्टॉक्स हैं, वहाँ डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है, जो स्टॉक सिमिलर हैं, उनका वेटेज कितना है। तो अपना रिसर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में अलग-अलग कैटेगरीज़ के फंड हों, अलग-अलग एएमसी के फंड हों, ताकि आपको अलग-अलग फंड मैनेजर के स्टाइल जो है इन्वेस्टमेंट का, उसका फ़ायदा मिल सके, रिस्क कम हो जाए और जो कोरिलेशन है 2 फंड्स के बीच में, वो भी कम हो। यदि कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हर वक़्त पर सेम होगी। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं पोर्टफोलियो में, वो अलग-अलग फंड्स के पोर्टफोलियो में अलग-अलग होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये क्या रेलेवेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है ओवरलैपिंग को अवॉइड करना, वो तमाम बातें आपको बताई गई हैं। और ओवरलैपिंग के नुकसान भी काफ़ी सारे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यूजुअली ओवरलैपिंग को चेक कैसे करें इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफ़ी बार एक सर्टेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है जो किसी फंड कैटेगरी में रखा जा सकता है। कई बार उस परसेंटेज एलोकेशन के मद्देनज़र ही लोग दो दो फंड्स, तीन तीन फंड्स रख लेते हैं। तो फिर किस तरीके से चेक करें कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो रही है या फिर नहीं? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। देखिए दीपाली जी, फंड की फैक्ट शीट होती है, हर फंड की फैक्ट शीट आपको मिल जाती है। आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएँगे तो आपको फैक्ट शीट मिल जाएगी, प्रिंट कॉपी मिलती है और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे कि moneycontrol.com वगैरह जो है, वहाँ पर भी आपको आपकी जो स्कीम है, उसका जो डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो है, वो देखने को मिल जाता है।
तो यदि आप 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। आपको मालूम चलेगा कि कौन-कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में हैं। अगर आपको सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएँगे ऑनलाइन, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर advisorcoach.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आप 2 स्कीम सेलेक्ट करेंगे, एक ही कैटेगरी की, और मालूम चलेगा आपको कि कितनी ओवरलैपिंग उनमें हो रही है। इस तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से देखा जा सकता है। अदरवाइज़ जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फैक्ट शीट डाउनलोड कीजिए उस फंड हाउस की वेबसाइट से, जो कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप उसी फंड हाउस की साइट से डाउनलोड कर रहे हैं, और फिर आप देखिए कि उसमें स्टॉक्स जो हैं, उनमें कितनी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। इस तरह से आप जान सकते हैं। चलिए, तो ओवरलैपिंग से जुड़ी हुई तमाम बातें आपको समझाई गई हैं। ध्यान दीजिए अपने पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो रही है या फिर नहीं। बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। राजेश कुमार सिन्हा पहले व्यूअर पटना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मेरा नमस्ते। 4 पोर्टफोलियो चल रहा है म्यूचुअल फंड में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 20,000 रुपया अभी डाल रहा हूँ, स्टेप अप भी इसमें करूँगा। तो ये 12 साल में ये 2 करोड़ का फंड मुझे इकट्ठा होगा या नहीं? अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 8,80,000 है। ओके, 8,80,000 यानी 9 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 5,000 है। हीलियोस फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 5,000 है। क्या सजेशंस पंकज जी इनके पोर्टफोलियो को लेकर? देखिए, अगेन यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चले, तो जो आपने बताया कि 8,80,000 करीब इकट्ठा हो गए हैं, 20,000 की एसआईपी है, तो इससे करीब-करीब आप 90 लाख से 1 करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 साल में। और यदि आपको 2 करोड़ इकट्ठा करने हैं, तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए जो मेरी कैलकुलेशन निकल कर आ रही है, आपको करीब 36,000 रुपया महीना निवेश करना होगा, और साथ-साथ 10% से स्टेप अप भी करना होगा। सिर्फ 36,000 रुपीज़ ही नहीं, मतलब इस साल में आप स्टार्ट कीजिए, जो बढ़ाकर 20,000 को 36,000 कीजिए, और उसके बाद हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे, तो 12% के सीएजीआर पे आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं, जो आप कर रहे हैं, 20,000 की एसआईपी प्लस 8,80,000 रुपए जो आपने कहा, करीब-करीब 18 साल लग जाएँगे आपको, आपका गोल अचीव करने के लिए। तो यदि आपको 12 साल में करना है, जैसे मैंने कहा, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए, और साथ ही 10% से स्टेप अप भी कीजिए। पोर्टफोलियो में स्कीम्स अच्छी हैं, कोई बदलाव की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यदि आप एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, तो जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन्हीं में आप सभी स्कीम में डिवाइड करके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, जितना भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए सलाह दी गई है 88 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। 2 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा 36,000 रुपये महीने का, और साथ ही आपको स्टेप अप भी करना पड़ेगा अगर अपने लक्ष्य को हासिल करें, या फिर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। 12 साल की जगह 18 साल का समय दीजिए, तो आप 2 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। फंड्स आपके ठीक हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए। अच्छा, इन केस अगर ये एसआईपी बढ़ाते भी हैं, एग्जिस्टिंग एसआईपी से बढ़ाकर, यानी 20,000 की एसआईपी से बढ़ाकर 36,000 भी करते हैं, तो कोई नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं? उस केस में इनका नया पोर्टफोलियो कैसे हो सकता है अगर 36,000 पर मंथ की एसआईपीज ये करें? दीपाली, जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छे फंड्स हैं। देखिए, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, और साथ में लार्ज कैप है, तो इनको सब कुछ मिल रहा है। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कैटेगरी ऐड करनी हो, और आप फिलहाल राइट नाउ 20 का 36 करना चाह रहे हैं, तो एक वैल्यू फंड ऐड किया जा सकता है। तो एक डिफरेंट स्टाइल मिल जाएगा, आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें, तो सभी कुछ आपके पोर्टफोलियो में है। एक अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, वैल्यू या कॉन्ट्रा। तो यहाँ पर वैल्यू स्टाइल का एक फंड मैंने आपको बताया है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ। प्रभव हैं हमारे साथ पंजाब से। प्रभव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा 1 करोड़ का लक्ष्य है। मैंने 22,000 मंथली सिप कर रहा हूँ। पहला फंड मेरा पराग पारेख ईएलएस फंड है, जिसमें 3,000 मंथली कर रहा हूँ, 3,000। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म ईएलएस फंड है, उसमें 2,000 कर रहा हूँ।
उसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसमें 3500 कर रहा हूँ। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसमें 24,050 रुपीज कर रहा हूँ मंथली। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसमें 1050 रुपीज एंड एक लिक्विड फंड है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, जिसमें 10,000 मंथली कर रहा हूँ। टोटल 22,000 है। हाँ जी। ओके, तो पोर्टफोलियो तो इन्होंने बताया है, इनकी मंथली SIP 22,000 की है। एक चीज़ और बताइए प्रभव, आपने कब इनिशिएट किया ये इन्वेस्टमेंट, यानी पोर्टफोलियो कब क्रिएट किया, कितना समय हो चुका है, प्लस क्या होराइजन, क्या गोल है? मैम गोल 1 करोड़ का है 10 to 12 ईयर्स में। Okay. और जो मैंने सिप स्टार्ट की है, जो SBI ELSS फंड की, वो दिसंबर लास्ट ईयर में स्टार्ट की थी। जो बाकी सारी सिप्स हैं वो मैंने लास्ट मंथ में ही की हैं स्टार्ट। ओके, तो रिसेंटली स्टार्ट किया पोर्टफोलियो है। फंड्स इन्होंने बताया 6 फंड्स हैं इनके पास। इमरजेंसी फंड सालाना 10,000 प्लस 10 से 12 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य। टोटल SIP 22,000 पर मंथ। सजेशंस इनके लिए पंकज जी? बिल्कुल, देखिए परब जी, पहले बात करते हैं टारगेट की। आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है आपको 10 से 12 साल में। यहाँ पर यदि अगेन मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एज्यूम करके चलूं, मानकर चलूं, तो ऐसे में करीब 68 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे अपनी जो SIP कर रहे हैं 22,000 रुपए पर मंथ की। तो आपको करना है 1 करोड़ रुपया। तो उसके लिए एक तरीका है कि 10% से स्टेप अप कीजिए SIP अमाउंट जो है फिलहाल, उसके साथ ही आप आगे चलिए, लेकिन हर साल 10% से SIP अमाउंट को बढ़ाते जाइए। तो आप इस तरह से 12 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं होगा, समय के साथ इनकम बढ़ती है और आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपके पास लिक्विड फंड है, 10,000 रुपए आप ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिक्विड फंड बेसिकली जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, उसकी तरह ही माना जा सकता है कि जहां पर आप रिस्क कम ले रहे हैं और रिटर्न्स भी जो हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं। अब लिक्विड फंड हम इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ क्रिएशन करना, और आपका समय भी 10 से 12 साल है। तो लिक्विड फंड उस मकसद से आपके पोर्टफोलियो में सही नहीं रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड को आप डाइवर्ट करें ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो जो SIP आप कर रहे हैं, आगे की SIP रोक दें। आगे की जो SIP है लिक्विड फंड की जगह पर आपको करनी है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में। और साथ ही जो पैसा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया, यदि आपको चाहिए इमरजेंसी के लिए अलग से रखना है तो उसे रहने दीजिए, अदरवाइज उसे भी आप इसी ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास में टैक्स सेवर फंड है, ELSS फंड है। देखिए पहले क्या था, हम ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर जब वो न्यू टैक्स रिजिम थी भी नहीं, तो डेफिनेटली ELSS में इन्वेस्ट करते थे। पर अब क्या हो गया कि न्यू टैक्स रिजिम आने के बाद में न्यू टैक्स रिजिम, और स्पेशली अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, तो इतनी अट्रैक्टिव हो गई है कि आप 80C का पूरा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेने के बाद या दूसरे भी डिडक्शन लेने के बाद शायद न्यू टैक्स रिजिम ही आपके सुटेबल रहेगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेहतर रहेगी। तो यदि न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल करना है तो फिर ELSS में इन्वेस्ट करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से जो आप रात पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड में SIP कर रहे हैं, उसकी जगह पर उस SIP को रोककर जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास ऑलरेडी है, उसमें भी आप 1,050 रुपए की SIP कर रहे हैं। तो जो टैक्स सेवर SIP का अमाउंट है उसे भी आप इसी में ऐड कर लें। तो फ्लेक्सी कैप फंड को रखें और टैक्स सेवर को स्टॉप कर लें। तो जैसे मैंने कहा, मुझे एक आइडिया है कि इस वक्त पर यदि किसी को ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो डिडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, और हम 80C, 80D, 80E सब भी मिला लें तो भी मुश्किल पड़ रहा है कि आपके ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स से बेहतर हो पाए। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल करें और ये जो टैक्स सेवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बजाय आप बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनमें बने रहें, ये बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। बदलाव आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं। ICICI प्रो लिक्विड फंड से निकलें, उसकी जगह पर ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप को जोड़ें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करें,
तो ये बदलाव आप कर सकते हैं। एक पराग पारिक ELSS से भी आपको निकलने की सलाह है। अगले व्यूअर से बात करते हैं। दिनेश हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। दिनेश, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ मैम, इसलिए मैंने बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। बताइए दिनेश जी, क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ हेलो चलिए मैम, इनका ये सवाल ले लेते हैं। ये बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है दिनेश जी, प्लीज बताइए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। ये 10 से 12 साल में कितना काट हो जाएगा? ठीक है, और 10 से 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। 14,000 की मंथली SIP है। मैं पोर्टफोलियो इनका ले आती हूँ सामने। ICICI प्रू लार्ज और मिड कैप 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 ईच डाल रहे हैं। HDFC मिड कैप, DSP लार्ज कैप, कोटक ब्लू चिप और 1,000 है बंधन स्मॉल कैप में। सजेशंस इनके लिए। देखिए पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है। आपने क्योंकि बात की 10 से 12 साल की, उस हिसाब से इक्विटी का पोर्टफोलियो और अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, बट 10 से 12 साल की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और मार्केट में उतार-चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें टिके रहे, तो मेरे हिसाब से ये आपको हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन क्योंकि 14,000 की एसआईपी हो रही है, यदि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लेकर हम चलें और कैलकुलेट करें, तो 10 साल में करीब 31 लाख रुपए बन पाएँगे। आपको यदि और अमाउंट बढ़ाना है, तो 10% से कम स्टेप अप आप ज़रूर करें। 10% से यदि स्टेप अप करते हैं, हर साल अपने निवेश को बढ़ाते रहते हैं, तो उन्हीं 10 साल में 31 लाख की बजाय आप 46 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएँगे। तो एक तो सजेशन ये है कि स्टेप अप करना ही चाहिए आपको, 10 साल की आप बात कर रहे हैं। उसके अलावा जितना अधिक से अधिक हो सके समय-समय पर इन्हीं स्कीम में, जो स्कीम आपके पास है, आपके पास क्योंकि लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, इन्हीं स्कीम में आप एसआईपी अमाउंट को और बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। स्टेप अप करें अपने इस पूरे पोर्टफोलियो में जो भी अब फंड्स आपने रखे हुए हैं। फिलहाल फंड सही हैं, बदलाव की ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर इन्वेस्टेड रहिए। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुखपाल हमारे साथ बने हुए थे। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अजय हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पटना से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मैं नमस्ते। अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया हुआ हूँ। 2.28 लाख का मेरा SIP चल रहा है मैम, और पिछले 10 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा गोल है 25 करोड़ इन कमिंग 10 to 12 ईयर्स। ओके, और आपने कब क्रिएट किया ये पोर्टफोलियो। 10 साल हो गए मैम। ओके, तो कितना एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है अभी। अभी 4.5 हो चुका है मैम। 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका, और आपका लक्ष्य क्या बताया सर आपने। 25 करोड़ मैम। ओके, 25 करोड़ का लक्ष्य है। 4.5 करोड़ पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 साल का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सालाना 15% भी स्टेप अप कर रहे हैं। और फिलहाल जो SIP चल रही है वो 2,23,000 की है। मैं पोर्टफोलियो बता देती हूँ जगह जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 52,000 रुपये महीना, 48,000 रुपये महीना निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। बंधन कोर इक्विटी 30,000 रुपये महीना, 31,000 रुपये महीना है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। 24,000 SBI कॉन्ट्रा। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप 21,000 रुपये महीना। 10,000 क्वांट स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप में 5,000। बताइए सजेशंस। देखिए अजय जी, बहुत बधाई आपको, क्योंकि ऑलरेडी 4.5 करोड़ इकट्ठा कर चुके हैं, प्लस जो एसआईपी आप कर रहे हैं। 12 साल में अगर मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं, 31 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपका टारगेट है 25 करोड़ का, तो आप अपने टारगेट से भी ज्यादा की उम्मीद रख सकते हैं। तो आपने क्योंकि शुरुआत से 10 साल पहले कर ली थी, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसका फायदा आपको मिला है, तो टारगेट आपका अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और स्कीम्स जो आपके पास है, अच्छी स्कीम है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव है। देखिए स्मॉल कैप जो है आपके पास, मिड कैप है, उसके अलावा आपके पास में
कॉन्ट्रा फंड देखेंगे एसबीआई का, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी तरह का एलोकेशन है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप में भी एलोकेशन है अलोंग विद लार्ज कैप। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और साथ ही स्टाइल की भी बात करें, ग्रोथ और वैल्यू दोनों ही स्टाइल आपके पोर्टफोलियो में है। तो अच्छा पोर्टफोलियो है। एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि 15% से हर साल आप बढ़ाते रहेंगे, और मेरी जो कैलकुलेशन है वो भी तभी निकल कर आ रही है जब हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 4.5 करोड़ का 2,23,000 की एसआईपी और 15% से आप स्टेप अप करेंगे, आपने बताया है, तब ये 31 करोड़ बन पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आज आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके फंड सही हैं, क्वालिटी भी सही है, इन्वेस्टेड रहिए और आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर आप 15% स्टेप अप कर रहे हैं तो 25 नहीं 31 करोड़ आप जमा कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। रंजीत कुमार सिंह अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने पोर्टफोलियो भेजा है अपना और मैसेज का, इसमें थोड़ा रिव्यू ओके। करवाना था कि कोई फंड निकालना तो नहीं है, और ये अगर डालना है, मैं लमसम और मैं 5 लाख का करना चाहता हूँ, तो किस फंड में करूँ? और मेरा जो स्कोर है 10 ईयर में 2 CR का। 2 करोड़ का। ये 2 करोड़ का टारगेट दोनों कंबाइंड पोर्टफोलियो का है, आपका और आपकी वाइफ का? नहीं, कमांड है मैम, कमांड है। ओके, तो 3 पार्ट है इनके क्वेश्चन के। पहला तो इनका पोर्टफोलियो, इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो, दोनों देखें आप पंकज जी, और प्लस दोनों पोर्टफोलियो मिलाकर क्या 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल हो जाएगा 10 साल में। 14 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। मंथली एसआईपी इनकी 35,000 की है, वाइफ की 15,000 की है। पहले इनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप 5,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप 100 इंडेक्स, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। यानी कंबाइंड एसआईपी इनकी लगभग 60,000 की जा रही हैं, 50,000 की, माफ़ कीजिए। इनकी जो टोटल पोर्टफोलियो जो एसआईपी जा रही है मंथली 14 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 करोड़ का लक्ष्य है। तो बताइए क्या सजेशंस इनके गोल पर और फंड चॉइसेस पर। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा 5 लाख लमसम भी इनको डिप्लॉय करने हैं, तो क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सिर्फ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, दोनों मिलाकर 48,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 35,000 आपकी उसमें और 15,000 रुपए आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने, तो 50,000 के हिसाब से तो भी ये आपका गोल अचीव होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप 10% से स्टेप अप करें, यानी कि अपनी जो एसआईपी 35,000 उसको भी, और आपकी वाइफ के अकाउंट में जो 15,000 की एसआईपी चल रही है, उसे भी आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तो दोनों का मिलाकर आप 2 करोड़ 6 लाख के आसपास इकट्ठा कर पाएँगे। मैंने कंबाइंड कैलकुलेशन कर दी है, तो 2 करोड़ का टारगेट आपका पूरा हो सकता है 10 साल में। तो 10% से स्टेप अप आपको करना होगा, ये ज़रूरी है। बात करते हैं स्कीम्स की। पहले जो आपका अभी एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, अच्छा पोर्टफोलियो है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं, वो भी ठीक हैं, और आपके मिसेज के, आपके वाइफ के अकाउंट में जो स्कीम्स हैं, वो भी अच्छी हैं। इन स्कीम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, क्योंकि स्मॉल कैप में आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ आपके पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो करीब 30% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड भी हैं और मल्टी कैप के ज़रिए भी आपके स्मॉल कैप में एलोकेशन हो रहा है। तो आप सीधी-सी बात है कि आप बात तो 10-12 साल की कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब स्मॉल कैप ज़्यादा होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो उतार-चढ़ाव के माहौल में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जब मार्केट में गिरावट होती है, तो स्मॉल कैप में लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। यदि आप तैयार हैं ये उतार-चढ़ाव के साथ रहने के लिए, तो आपको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा कम करना है आपको अपने पोर्टफोलियो का अग्रेशन, तो उस केस में स्मॉल कैप में एक्सपोज़र कम किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें मैंने बता दी आपको। बाकी बाकी स्कीम अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छा है। अब बात करते हैं 5 लाख रुपए जो अभी इन्वेस्ट करने हैं। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, तो इसमें यदि बैलेंस बनाना है, तो आपके पास एक स्कीम है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें ऑलरेडी आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। उसमें भी थोड़ा लमसम में एलोकेशन किया जा सकता है। पर क्योंकि वो जो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, वो एक लार्ज कैप फंड है और इक्विटी फंड है प्योर, तो उसमें मैं कहूँगा कि एक साथ ना करके थोड़ा-सा आप स्टैगर्ड मैनर में करें, तो टोटल आपके पास पैसा होगा,
उसे आप डिवाइड करके इन्वेस्ट करें और उसके लिए एसटीपी का सहारा भी लिया जा सकता है। और तीसरी स्कीम होगी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें भी थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर 5 लाख है, तो आप क्या कीजिए, उसमें से आप 3 लाख रुपए तो बैलेंस एडवांटेज फंड में टॉप अप कर दीजिए और 1-1 लाख रुपए जो है वो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इसमें आप इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप 5 लाख रुपए को 3 स्कीम में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही सलाह रंजीत जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए क्या चॉइसेस रहेंगी आपकी तरफ से? जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ऐसा फंड जहां पर आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मिलता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द सेगमेंट्स। साथ ही बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। तो ये 4 स्कीम्स मेरी चॉइस की, अलग-अलग कैटेगरीज की। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप, ये फंड चॉइसेस पंकज जी की तरफ से। कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन आप इन चॉइसेस के साथ कर सकते हैं। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।